हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। तो जैसा कि मैंने कहा था सीडीपी की एक कंप्लीट वीडियो आएगी, बट वीडियो लेंदी होने की वजह से मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया, जिसमें मैंने इसके पहले 2 क्लासेस करवा दिया है 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। आज हम सीडीपी का पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें आज इस वीडियो में मैंने जितने भी बचे हुए टॉपिक है सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके पहले क्लास में हमने अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का प्रयोग यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। अब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। सबको समाहित करना, ऐसी कक्षा जिसमें हम हर प्रकार के बालकों को समाहित करके एक साथ शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। मतलब सबको, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को समाहित करके एक साथ एक ही कक्षा में सभी बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। यहाँ पे मतलब जितने भी क्लास में बालक होते, धर्म जाति का कोई भी भेदभाव ना करते हुए सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। मतलब सभी बच्चों को समाहित करके एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा एक समाज में अमीर गरीब, अलग जाति धर्म संप्रदाय विचारधारा, शारीरिक बनावट रंग रूप, विकलांग सामान्य दृष्टि बाधित अस्थिति बाधित बच्चे पाए जाते हैं, सबको एक ही स्कूल में एक समान मानना व्यवहार करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा के अनुसार मंत्र है सबको शिक्षा सबको ज्ञान, अमीर गरीब हर जाति धर्म विकलांग सामान्य बच्चों को ट्रीट करो एक समान। तो समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? सबको शिक्षा सबको ज्ञान, अमीर गरीब हर जाति हर धर्म विकलांग सामान्य बच्चों को ट्रीट करो एक समान। मतलब यहाँ पे चाहे बच्चा अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म का हो, तो यहाँ पे सभी बच्चों को एक समान एक साथ ही शिक्षा देना ही हमारा क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम समाज में पाए जा रहे हैं एक प्रकार के बालकों को हम विद्यालय में एक जैसी शिक्षा एक जैसा अवसर दें, सबको समान तौर पर सम्मान दें और सब बालकों में विभेद ना करें, तो वह समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो यहाँ पे हमें सभी बच्चों के एक समान ट्रीट करना है, किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में करें सबको समान अवसर, सबको समान शिक्षा ज्ञान, सबकी संस्कृति का सम्मान, विविधता का सम्मान, सबकी सहभागिता, विकलांगों का भी सम्मान, समावेशन मुख्य धारा में लाना, सक्रिय सहभागिता प्रोत्साहित करना। तो समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं कि सभी बच्चों को एक समान सम्मान देते हैं, सभी बच्चों को एक समान अवसर देते हैं, सभी बच्चों को शिक्षा ज्ञान उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, विकलांगता का भी सम्मान करते हैं, मुख्य धारा में लाते हैं, सक्रिय सहभागिता और प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक यानी टैलेंटेड स्टूडेंट। 140 बुद्धि लब्धि वाला बालक प्रतिभाशाली बालक होता है और यह ज्ञान विस्तार प्रदर्शित करता है। प्रतिभाशाली वाले बालक को आत्म अभिव्यक्ति की अवसर, चुनौतीपूर्ण और जटिल पाठचर्चा दें, उनकी रुचि को प्रोत्साहित करें, शैक्षणिक संवर्धन गतिविधि प्रदान करने के अवसर दें। तो प्रतिभाशाली बालक मतलब ये समझिए डायरेक्टली इतने जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझिए कि अगर 140 बुद्धि लब्धि वाले बालक है तो वो क्या होते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक यानी टैलेंटेड स्टूडेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मक विद्यार्थी, सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी क्रिएटिव लर्नर। ऐसे बालक जो मौलिक विचार वाले हों, ये अब सारी चिंतन
अमूर्त चिंतन करते हैं। इन्हें लचीला नवाचार और मौलिक विचार को अभिव्यक्त और अन्वेषण करने का अवसर दें। तो सृजनात्मक यानी क्रिएटिव लर्नर में ऐसे बालक आते हैं जो मौलिक विचार वाले हों, ये अब सारे चिंतन अमूर्त चिंतन करते हों, इन्हें लचीला नवाचार और मौलिक विचार को अभिव्यक्त करने और अन्वेषण करने के अवसर देने चाहिए। तो ऐसे बालक हमारे क्या होते हैं? सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मंद शिक्षार्थी यानी स्लो लर्नर यानी या बैकवर्ड लर्नर। मंद शिक्षार्थी अपनी मस्तिष्क मंद गति के कारण या तो बहुत अधिक प्रश्न पूछते हैं या शैक्षणिक गतिविधियों से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। इन लोग बहुत सुस्त उबाऊ बनाते हैं। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में शामिल करता है और एकत्रित शिक्षा देना है। तो मंद शिक्षार्थी के अंदर ऐसे बालक आते हैं जो शैक्षणिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर होते हैं या तो बहुत ज़्यादा क्लास में प्रश्न पूछते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? सुस्त होते हैं, उबाऊ बनते हैं। तो इस टाइप के जो बालक होते हैं यानी कि बहुत ही क्लास में जिनको बहुत से मतलब मंद शिक्षार्थी वो होते हैं जिनको क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे तो जल्दी उनको वो समझ नहीं पाते, वो बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और मतलब ज़्यादा उनका पढ़ने में जो है वो इतना मन नहीं लगता है। तो ऐसे टाइप के जो बालक होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे मंद शिक्षार्थी यानी स्लो लर्नर होते हैं। मतलब वो सीखते तो हैं बट उनको बहुत थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, वो धीरे धीरे सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुविधाहीन शिक्षार्थी यानी डिप्राइव्ड लर्नर। सुविधाहीन बच्चा वह होता है जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से और किसी न किसी प्रकार के अभाव के कारण स्कूल से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। नियमित स्कूल में रखें और पाठचर्या को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सुविधाहीन बालक यानी कि ऐसे बालक जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, मतलब ऐसे बालक जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से किसी न किसी कारण की वजह से पिछड़े होते हैं और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के जो शिक्षार्थी होते हैं वो सुविधाहीन शिक्षार्थी होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वंचित शिक्षार्थी यानी डिसएडवांटेज लर्नर। वंचित शिक्षार्थी वे छात्र होते हैं जिनके पास प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक संसाधन और अवसरों तक पहुँच नहीं है। ऐसे छात्रों को प्रेरित करें, सहयोग से सिखाएं। तो वंचित शिक्षार्थी ऐसे शिक्षार्थी होते हैं मतलब जिनके पास अभी तक प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे शिक्षार्थी हमारे वंचित कहलाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास अभी तक जो है शैक्षिक जो है संसाधन यानी जो भी शिक्षा के लिए आवश्यक जो संसाधन होते हैं और अवसर होते हैं अभी तक उनके पास नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वंचित, यानी वो उस सुविधा से संसाधन से वंचित रह गए हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? वंचित शिक्षार्थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी यानी विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर। दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी वे छात्र हैं जो दृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का अनुभव करते हैं। ऐसे बालकों को मौखिक रूप से समझाना चाहिए तथा स्पर्शनीय मानचित्र उपलब्ध कराना चाहिए। इन शिक्षार्थियों को ब्रेल लिपि की मदद से समझाएं। तो मतलब दृष्टिबाधिता ऐसे शिक्षार्थी जो दृष्टि से मतलब संबंधित मतलब ऐसे शिक्षार्थी जो देख नहीं सकते, तो ऐसे शिक्षार्थी को हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बोल करके मौखिक रूप से पढ़ाना चाहिए और ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि यानी उबड़ा उबड़ा ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है ना, थोड़ा वो उबड़ा उबड़ा, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि की हेल्प से हमें दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रवण बाधित शिक्षार्थी यानी जो सुन नहीं सकते। श्रवण बाधित यानी ऑडियो इम्पेयर्ड लर्नर।
श्रवण बाधित शिक्षार्थी वे छात्र होते हैं जिन्हें सुनने में गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सुनने और श्रवण संबंधित जानकारी को संसाधित करने की क्षमता प्रभावित होता है। श्रवण बाधित विद्यार्थी को पढ़ते समय शिक्षक को मौखिक विषय वस्तु के दृश्य साधन, हाव भाव और लिखित निर्देश का प्रयोग करना चाहिए। सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो श्रवण बाधित शिक्षार्थी के अंतर्गत वो बच्चे आते हैं जो सुन नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, मौखिक रूप से ना पढ़ा करके हमें उनको लिखित रूप से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें इस तरह उनको शिक्षा देनी चाहिए, मतलब सांकेतिक भाषा पढ़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पे लिख करके हमें उनको ऐसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। डेट्स वाई हमें इस टाइप की उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गति संचालन दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। गति संचालन दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी गति संचालन दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी वे छात्र होते हैं जो गति और शारीरिक गतिशीलता से महत्वपूर्ण गति संचालन वाले जो विद्यार्थी होते हैं, मतलब उन लोगों को चलने में दिक्कत होती है, जो विद्यार्थी रहते चल नहीं पाते ठीक से, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। तो ऐसे टाइप के जो बालक होते हैं वो गति संचालन दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी। वे कारण जो बालक के सीखने या अधिगम में रुकावट अथवा बाधा बनते हैं अधिगम अक्षमता कहलाते हैं। तो अधिगम अक्षमता का मतलब वो होता है कि वे ऐसे कारण की वजह से जो बालक के सीखने या अधिगम करने में रुकावट पैदा करते हैं या बाधा पैदा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो यहाँ पे देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अधिगम अक्षमता। तो यहाँ पे यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी आर। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा पठन कौशल यानी डिसलेक्सिया। जब बालक को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़े अथवा लेख बोध को समझने में कठिनाई हो तो वह पठन कौशल कहलाता है, पठन वैकल्य कहलाता है, यानी डिसलेक्सिया कहलाता है। डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो सीखने वाले की ध्वनि को प्रतीकों से जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित विद्यार्थी अक्षर बैड को ऐब समझने में भ्रमित हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत, लिखने में, लेखन बोध में दिक्कत, अक्षर बोध में दिक्कत। डिसलेक्सिया से पीड़ित विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षक को समझ को बढ़ावा देने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर और ऑडियो बुक जैसी सहायक तकनीकों को शामिल करना चाहिए। तो डिसलेक्सिया के अंदर ऐसे बालक होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इस टाइप के बालक जो होते हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। मेनली आप ये समझिए, डिसलेक्सिया नहीं, पठन वैकल्प के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है। इस टाइप के बालक क्या होते हैं, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं, यानी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ग्राफिया। जब बालक को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़े तो वह डिस्ग्राफिया कहलाता है। लिखने में कठिनाई, अक्षरों का उल्टा पुल्टा क्रम, उच्चार, इनसे मौखिक कार्य कराओ। तो डिस्ग्राफिया का मतलब लिखना, समझ लीजिए, लेखन वैकल्य, यानी जब बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया, जब बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, जब बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है तो डिस्ग्राफिया।
ग्राफिया मीन्स ग्राफ बनाते, तो ग्राफिया से आप समझिए लिखना, तो ग्राफिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया लिखने में कठिनाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुणज वैकल्य यानी डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन में जब बच्चों को कठिनाइयाँ आए। तो जब बालक को गणित की समस्या को सॉल्व करने में कठिनाई का सामना करना पड़े अथवा तो वह डिसकैलकुलिया कहलाता है। गणित समस्या को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। उपचार ठोस पर प्रस्तुतिकरण दृश्य के माध्यम से समझाओ। तो डिसकैलकुलिया में ये है कि जब बच्चों को गणित के सवाल या कैलकुलेशन करने में जब कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इस टाइप के जो बालक होते हैं डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्फेशिया। जब बालक बोलने के दौरान फंस कर बोले फंसे तो वह डिस्फेशिया कहलाता है। फैशिया मीन्स फंसना। तो जब बालक फंस कर बोलता है, किसी शब्द को फंस कर रुक कर बोलता है, तो इस टाइप के बालक जो होते हैं डिस्फेशिया के अंतर्गत आते हैं। अफेशिया, जब बालक बिल्कुल भी ना बोल पाए, वाक अक्षमता, तो वह अफेशिया कहलाते हैं। उपचार दृश्य सामग्री से पढ़ाओ। तो जब डिस्फेशिया के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जो बिल्कुल भी ना बोल पाए, एफेशिया के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जो बिल्कुल भी ना बोल पाए, तो ऐसे बालक क्या होते हैं एफेशिया कहलाते हैं। और इनका उपचार क्या होता है? उपचार मतलब इनको दृश्य सामग्री से मतलब दिखा करके ज़्यादा पढ़ाना। डिस्फेशिया मतलब जिसके अंदर ऐसे बालक हैं जो फंस कर बोलते हैं, वो डिस्फेशिया के अंतर्गत आता है। अफेशिया जो ऐसे बालक जो बिल्कुल भी ना बोल पाए, उसमें वाक अक्षमता हो, तो ऐसे बालक क्या होते हैं? एफेशिया के अंतर्गत आते हैं। डिस्फ्रेशिया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्फ्रेशिया। जब बालक में चित्रांकन संबंधित विकार हो तो वह डिस्फ्रेशिया कहलाता है। डिस्फ्रेशिया व्यक्ति की संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख समन्वय की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्फ्रेशिया से पीड़ित शिक्षार्थी सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल की आवश्यकता वाले, तो वही हम लोग अभी पढ़े थे ना। डिस्फ्रेशिया में क्या होता है कि बच्चा जब फंस कर बोलता है, उसको वो डिस्फ्रेशिया के अंतर्गत आ गए। बस आप मेन पॉइंट जानिए, इतना जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप पकड़ लेंगे कि क्या पूछ रहा है। मेन पॉइंट जानेंगे। जैसे डिस्फ्रेशिया के अंदर बालक क्या करता है? फंस कर बोलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटिज्म यानी स्वलीनता। इसके जो लक्षण होते हैं, बालक दिव्य स्वप्न देखता है, घंटों लगातार टकटकी नज़र से देखते हैं, कभी भी चीज़ को बारीकी से देखते हैं, ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, ये समाज से दूरी बनाते हैं, इन्हें बोलने में संप्रेषण में कठिनाई होती है, सामाजिक अंतःक्रिया से दूरी, निम्न स्तरीय संप्रेषण, बार उसी दिनचर्या में रहते हैं, विशेष बारीकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, किसी भी चीज़ों को ध्यान से देख पाते हैं, बार उसी दिनचर्या में रहते हैं। उपचार, इनका ध्यान भंग करें, दिनचर्या में बार बदलाव करें। तो ऑटिज्म यानी स्वलीनता में ऐसे बालक होते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ को ये देख रहे हैं तो उसको घंटों भर देखते रहते हैं, किसी भी चीज़ को बारीकी से देखते हैं और ये अकेले रहना पसंद करते। तो ऐसे बालक का क्या करें? अगर वो किसी चीज़ को ध्यान से एक टकटकी नज़र से देखते तो उनका ध्यान भंग करें और उनके दिनचर्या में बदलाव करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब ADHD, अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार। तो इसमें लक्षण क्या है? इसमें बालक पागलू जैसा व्यवहार करते हैं। इसमें बालक में आवेगशीलता होती है। ये दिन भर अपने दिनचर्या में बदलाव करते हैं, किसी भी जगह पर कुछ ही समय के लिए ठहर सकते हैं। उपचार, इन्हें कोई भी कार्य छोटे भागों में विभाजित करके दे, इन्हें लंबी फिल्म दिखाएं। तो मतलब जो ADHD
AD की जो टाइप के बालक होते हैं यानी अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले जो बालक रहते हैं वो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं। वो किसी भी जगह पर कुछ ही समय तक ठहरते हैं। उनकी दिनचर्या तब दिन भर में इनकी जो दिनचर्या रहती है वो बदलती रहती है। ऐसे टाइप के बालक जो होते हैं हमारा अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार के अंतर्गत आते हैं। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम यानी लर्निंग। अर्थ है सीखना, अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में आने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मतलब अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में हमारे जो भी परिवर्तन आते हैं उसको हम बोलते हैं लर्निंग यानी अधिगम। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी व्यवहार या परिवर्तन दो चीज़ मिल जाए तो उसका पक्का करेक्ट आंसर क्या होगा? लर्निंग। अधिगम की प्रकृति। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम व्यापक है। अधिगम में अनुभव होता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्यपूर्ण होते हैं। अधिगम सार्वभौमिक और नियंत्रण होता है और अधिगम व्यवहार को अनुकूलन समायोजित करता है। तो अधिगम जो है एक जटिल प्रक्रिया है, व्यापक है। अनुभव अधिगम से क्या होता है? अनुभव होता है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अधिगम पठार या रुकावट या बाधा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आने वाले रुकावट या बाधा को हम अधिगम पठार कहते हैं। यह कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी हम बिल्कुल नहीं सीखते हैं। कारण थकान, शारीरिक सीमा, अभ्यास और ड्रिल, अत्यधिक प्रशिक्षण, अभ्यास, वेदन, दोहराव, निपटाने का तरीका, कारण की पहचान करें। निपटने का तरीका होता है कारण की पहचान करें, दृष्टिकोण बदलें, बड़े कार्यों को विभाजित करें, प्रतिक्रिया और सहायता प्रदान करें, आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करें। अधिगम पठार या रुकावट या बाधा को हम कहते हैं जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो कभी हम कम सीखते हैं, कभी ज़्यादा सीखते हैं तो कभी बिल्कुल नहीं सीखते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार। यानी सीखने में हमें जब सीखने की प्रक्रिया में जो आने वाली बाधा रुकावट होती है उसी को हम अधिगम पठार कहते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं? शारीरिक अक्षमता के कारण होता है, अभ्यास और बार बार अभ्यास या ड्रिल के माध्यम के कारण होता है, अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण होता है, अभ्यास, वेलन, दोहराव के कारण होता है या थकान के कारण होता है। तो इससे निपटने का तरीका ये है कि हमें कारण की पहचान करनी चाहिए, प्रतिक्रिया और सहायता प्रदान करें, बड़े कार्य को विभाजित करें। मतलब बड़े कार्य अगर हैं तो उसको विभाजित करके हमें कार्य करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमें रुकावट या बाधा नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभ्यास विधि यानी प्रैक्टिस मेथड, दोहराव एवं वेलन विधि यानी ड्रिल एंड रिपीटेटिव मेथड, एंड थर्ड इज प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। अभ्यास विधि शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें बालक को बार बार अभ्यास कराया जाए अभ्यास विधि कहलाता है। ये नेगेटिव विधि होती है। इसमें बालक नए ज्ञान का सृजन नहीं करता है। तो अभ्यास विधि यानी हम जब ड्रिल मेथड अभ्यास विधि को ड्रिल मेथड भी कहते हैं। जैसे अभ्यास विधि में क्या होता है? जो बालक होता है, बालक को एक ही चीज़ बार बार सिखाया जाता है, उसको वही चीज़ अभ्यास कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है? बालक जो है नए ज्ञान का सृजन नहीं करता है। तो इसी को हम कहते हैं अभ्यास विधि। और अभ्यास विधि एक निगेटिव विधि होती है। अगर आपको क्वेश्चन में अभ्यास विधि दिखे तो ये हमेशा नेगेटिव विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऐसी विधि जिसमें बालक कार्य को बार बार दोहराता रहे, दोहराव एवं वेलन करे, ये भी नेगेटिव होती है। तो दोहराव या वेलन यानी ये भी समझ लीजिए वही है अभ्यास विधि की तरह ही। इसमें भी क्या होता है? बालक जो है एक ही कार्य को बार बार दोहराता है, तो इसी को हम कहते हैं दोहराव या वेलन विधि। ये विधि भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि जिसमें बालक को अवधारणाओं की समझ विकसित किए बिना सीधे निर्देश दिया जाए तो उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये भी एक टाइप की क्या होती है? नेगेटिव विधि होती है। तो इसमें जो बालक को अवधारणाओं को विकसित किए बिना ही डायरेक्ट क्या होता है? सीधे निर्देश दिया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है RTE एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट
मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संसद लोकसभा में पारित 4 अगस्त। तो ये क्या होता है, मुक्त और अनिवार्य यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन यानी सबको शिक्षा का अधिकार है। तो इसको क्या इसमें क्या शिक्षा क्या होती है, मुफ्त होती है और सभी को अनिवार्य है। संसद लोकसभा में पारित कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो संसद यानी लोकसभा में पारित कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 में और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। तो इसमें कितने 7 चैप्टर हैं, 38 धारा है। 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल में 21A के अंतर्गत सामान्य बालक इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो निःशुल्क शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है और विकलांग बालक 6 से 18 वर्ष जिस बालकों में इसमें सामान्य बालक की आयु जो होती है 6 से 14 वर्ष जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और विकलांग बालक की जो आयु होती है वो 6 से 18 वर्ष की होती है जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। गैर शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिबंध। तो इसमें क्या होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो गैर प्रशिक्षण कार्य शैक्षणिक कार्य होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण 25%। जो आर्थिक रूप से जो बच्चे कि मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उनके लिए 25% के लिए आरक्षण दिया जाता है। निजी ट्यूशन का निषेध। तो इसमें निजी ट्यूशन का निषेध किया जाता है। 150 बालक होते हैं, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। मतलब 150 बालक पे एक प्रधानाध्यापक यानी एक प्रिंसिपल होता है स्कूल में और 5 शिक्षक होते हैं। स्टूडेंट को ना तो फेल ना तो विद्यालय से निकाला जाएगा। 8 कक्षा तक मतलब जो कक्षा 8 तक, जब तक बच्चा कक्षा 8 पास नहीं कर सकता तब तक स्टूडेंट को जो है ना तो फेल किया जा सकता है और ना ही स्कूल से निकाला जा सकता है। दंड देना, प्रताड़ित करना मना है और बच्चों को दंड या प्रताड़ित करना बिल्कुल ही मना होता है स्कूलों में। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी विद्यालय में प्रवेश। मतलब अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको विद्यालय में प्रवेश ना दें, एडमिशन ना दें। तो अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी आप उसको विद्यालय में एडमिशन देंगे। फ़ीस लेने पर 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर आप बच्चे से गैर कानूनी तरीके से फ़ीस लेते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। 1 to 5th क्लास स्टूडेंट घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर। मतलब अगर जो 1 से 5 तक के स्टूडेंट होते हैं तो उसके जो है घर से विद्यालय की दूरी क्या होती है, 1 किलोमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर होनी चाहिए। मतलब बहुत पास में स्कूल होने से गवर्नमेंट स्कूल तभी पास बनाए जाते हैं, घरों के पास बनाए जाते हैं ताकि बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो आसानी से स्कूल आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत हैं, ज्ञान को बाहरी वातावरण, दैनिक जीवन गतिविधियों और राष्ट्रीयता मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए। तो जो ज्ञान है हमारा बाहरी जीवन, दैनिक जीवन गतिविधियों और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए। ज्ञान पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो और जो ज्ञान है हमारा पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए। ज्ञान को स्कूलों के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ज्ञान जो स्कूली ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए और बच्चों को रटाना नहीं चाहिए। पाठ्यचर्या इस तरह हो कि बालक का चौमुखी विकास, सर्वांगीण समग्र विकास हो। तो हमें बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि बालकों का जो है चौमुखी यानी सर्वांगीण विकास हो। सो सीडीपी का मैंने सारे ही टॉपिक्स कवर करवा दिया। तो ये सीडीपी का पार्ट 3 है जिसमें मैंने बचे हुए टॉपिक्स जितने भी सारे कवर करवा दिए। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसे टॉपिक बची है जो मैंने कवर नहीं किया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी उस टॉपिक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।